Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Toppers Academy. Dear students, लॉजिकल रीजनिंग को हमने शुरू किया है जिसमें टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम टॉपिक नंबर 3 यानी क्रिटिकल थिंकिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 3 को पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और डिफ़ाइन करने के बाद कुछ MCQs सॉल्व कर लेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। पहले डेफिनेशन को देखें। अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन करूं, इट इज़ अ प्रोसेस। डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूं, कभी कभार MCQs में डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर डेफिनेशन को भी समझना होगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ evaluation which uses logic to separate truth from falsehood, and similarly reasonable from unreasonable statements। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि ये एक ऐसा प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग विच यूजेस लॉजिक, जो लॉजिक को यूज़ करेगा। और लॉजिक आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ एक्चुअली अ माइंड गेम। इसमें आप लोगों ने हाजिर दिमाग रहना होगा, आप लोगों ने सोच विचार करना होगा और आप लोगों ने उन स्टेटमेंट्स में क्या करना होगा, ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, आप लोगों ने उसमें जो स्टेटमेंट्स ठीक होंगे वो सेपरेट आउट करने होंगे, या कुछ स्टेटमेंट्स होंगे उसमें एक गलत होगा बाकी सारे ठीक होंगे। जो गलत होगा आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट करना होगा। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की डिफिनीशन हो गई। अभी हम MCQs की तरफ आते हैं। किस टाइप के MCQs क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आ सकते हैं, तो चले हम शुरू करते हैं MCQs को। पहला MCQ है, how many correct words can be found out from the given spelling। आपको एक विदाउट सीक्वेंस मिस स्पेलिंग एक वर्ड गिवन होगा, जैसा कि यहाँ पर है UORSEIS। अभी देखिए इसमें कोई स्किल आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद ये आप लोगों की एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप इस जंबल वर्ड से एक्यूरेट और सीक्वेंस वाला लफ्ज़ कैसे बनाएंगे। अभी आप लोग ऐसा करें कि इस वीडियो को पास कर ले और ख़ुद इसको ट्राई करें। ये जो अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं इसको आप लोग सीक्वेंस में कर ले। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना नाम लिख दूँ NOMAN, नोमान, ये अभी मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है। अगर इसको मैं इर्रेगुलर करके लिख दूँ, O को स्टार्ट में लिख दूँ, N को फिर सेकंड पर लिख दूँ, तो ये फिर कुछ और बन जाएगा। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो मैंने सीक्वेंस को उसमें गलत कर दिया है। आप लोग इसको सीक्वेंस में लिख दे। फिर क्या करें, अगर एक सही वर्ड बन जाएगा आप उसको नाम दे दे कि दिस इज़ करेक्ट वर्ड नंबर 1, फिर करेक्ट वर्ड नंबर 2 बनाए, फिर करेक्ट वर्ड नंबर 3 बनाए। कितने सही वर्ड्स बन सकते हैं आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, ठीक है। इसमें आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस है
वो ये है कि या तो एक वर्ड बन जाएगा या इसमें दो वर्ड्स बन जाएंगे करेक्ट, जिसका कोई मीनिंग भी होगा, मीनिंगफुल वर्ड, या तो तीन बन जाएंगे या चार बन जाएंगे या कोई भी नहीं बनेगा। ऐसे अल्फाज भी हो सकते हैं जिसको हम सीक्वेंस में नहीं लिख सकते, यानी वो इर्रेगुलर वर्ड्स हमें देंगे, यानी मीनिंगफुल नहीं होंगे। तो आप लोग इसको ट्राई करें। अगर आप लोगों ने ट्राई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई नहीं किया तो यहाँ पर देखें। अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों ने अपने साथ बारी बारी नंबर पर एक एक लफ्ज़ बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं इसको ट्राई करूँ, अगर मैं लिखूँ कि स्टार्ट में आर आता है, लेट सपोज अभी मैं इसको ख़ुद से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और आर के बाद अगर मैं लिख दूँ ई, फिर लिख दूँ आई। देखिए आप लोग अपने सेंस को यूज़ करें कि यहाँ पर आपने किस सीक्वेंस में इन अल्फ़ाबेट्स को लिखना है ताकि मीनिंगफुल लफ्ज़ बन जाए, ठीक है। तो आर ई आई, फिर एस अगर मैं लिख दूँ, फिर अगर मैं ओ लिख दूँ और फिर यूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक एस रह गया। देखिए रियूसियोस, ये एक लफ्ज़ बन गया लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये गलत है। एक दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं ट्राई करूं और मैं स्टार्ट में एस लिख दूं, ठीक है, और इसी को अगर लिख दूं एस ई आई एस, सीज बन गया, ठीक है, और फिर यू और आर को इसी तरह लिख दूं इसी सीक्वेंस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप बहुत सारे अल्फाज इसको ट्राई करेंगे लेकिन ये आप लोगों के माइंड पर डिपेंड करता है। मैंने बताया पहले में कि इसके लिए कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस और आप लोगों की स्किल पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का माइंड कितना शार्प है और कितने कम से कम टाइम में आप लोग मीनिंगफुल वर्ड इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड बनता है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वो लिख देता हूँ और आप लोग फिर इसको ट्राई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर ठीक है, वो है एस ई आर आई ओ यू एस। क्या बन गया, सीरियस। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 अल्फ़ाबेट्स है। अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहाँ से सीरियस बन जाएगा, और सीरियस आप लोग जानते हैं मतलब आप लोग अभी एक सीरियस मूड में बैठे हैं तो इसको हम सीरियस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू एक दूसरा भी ट्राई करते हैं ताकि और भी आप लोगों को क्लियर हो। एमसीक्यू नंबर 2, चलिए शाबाश, इसको आप लोग ट्राई करें। इसको भी आप लोग एक मीनिंगफुल लफ्ज़ में कन्वर्ट करें और देखें कि कितने एमसीक्यू बन सकते हैं। एक वर्ड बन सकता है, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स और नन, REGAHT। अगर आप लोग इसी को प्रोनाउंस कर दे तो रेगाहट बन जाएगा तकरीबन इसी तरह। अगर इसको आप लोग सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले तो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर ख़ुद से आप लोग ट्राई नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट वर्ड बनता है वो क्या बनता है। अगर मैं पहले लिख दूँ जी, फिर लिख दूँ ए, यहाँ से जी फिर ए, फिर इसके बाद अगर मैं लिख दूँ टी, टी के बाद आप लोग फिर लिख दे एच और फिर लिख दे ई और इसके बाद आखिर में आर लिख दे, तो क्या बन जाएगा, गैदर। और गैदर आप लोग जानते हैं इकट्ठा होना, कंबाइन हो जाना, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये अभी एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आ जाए। A man said to a lady, your mother's husband। स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से देखना है।
स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तो आप लोग फिर आंसर को भी मुश्किल से फाइंड करेंगे। योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज़ माई आंट। मैं आपको ये समझा भी दूंगा कि इसका मतलब क्या है। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मैन। इसके अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी डॉटर, ऑप्शन नंबर सी मदर एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रैंडफादर। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, गौर से देखिए। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी है जो एक लेडी से कहता है योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, कि आपके वालिदा के जो शोहर है, वालिदा के शोहर क्या होते हैं? अगर हम अपनी वालिदा और उसके शोहर को रिकॉल करें तो ये हमारा अब्बू बन जाता है। सिस्टर फिर उसकी बेटी, तो वो क्या बन जाएगी? वो हमारी सिस्टर बन जाएगी। ठीक है। इज़ माई आंट, वो मेरी आंटी है। ये आदमी मैन इस लेडी से बात कर रहा है, ठीक है ना। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ये लेडी और ये आदमी, ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? एक दूसरे के। सोचे शाबाश। ऑप्शंस में सिस्टर, डॉटर, मदर एंड ग्रैंडफादर है। आप लोगों ने एक एक को चेक करना है और आप लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि लेट सपोज ये आदमी मैं हूँ और मैं इस ऑप्शंस में एक एक से अभी बात करूँगा तो कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा हमारे लिए। लेट सपोज अगर मैं इस लेडी को सिस्टर कंसिडर कर लूँ, अगर मैं अपनी बहन से बात करूँ कि आपके अम्मी के जो हस्बैंड है, यानी मेरी बहन के मदर्स, उसकी अम्मी ऑलरेडी मेरी अम्मी हो गई, ठीक है, और उसके हस्बैंड यानी मेरे अब्बू हो गए, और उसकी फिर बेटी यानी वो मेरी सिस्टर हो गई। तो मेरी सिस्टर क्या मेरी आंटी लगती है? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दूसरे को ट्राई करें, डॉटर को यानी बेटी को। अगर मैं अपनी बेटी से कहूँ कि आपके अम्मी के शोहर की जो बेटी है वो मेरी आंटी हो सकती है, तो आप लोग खुद सोचें, अगर मैं अपनी बेटी से ये स्टेटमेंट कहूँ तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये भी गलत होगा। आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग इस सिचुएशन को अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। अच्छा, अगर मैं अपनी अम्मी से कहूँ, थर्ड ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अगर मैं अपनी अम्मी से कहूँ कि आपकी अम्मी जो है, ठीक है, यूर मदर्स, के आपकी अम्मी तो मेरी दादी हो गई और उसके हस्बैंड्स मेरे दादा हो गए, और फिर उसकी बेटी यानी मेरी खाला जो हो गई इज़ माई आंट, वो मेरी खाला है। हाँ, तो यहाँ पर ये सिचुएशन परफेक्ट सूटेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत मज़े का एमसीक्यू है। लेट सपोज अगर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख दूँ, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 है अहमद इज़ ओल्डर देन अली। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने हाजिर दिमाग रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेक्चर को भी देख रहे हैं और आप लोगों ने तकिया भी नीचे रखा है और वहाँ भी आप लोग सहारा ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अहमद इज़ ओल्डर देन अली। स्टेटमेंट नंबर 2, सजाद इज़ ओल्डर देन अहमद। इसके लिए मैं आप लोगों को मैप बनाऊंगा, तो आप लोग इस टाइप के एमसीक्यू के लिए अगर मैप बनाएंगे तो फिर वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अली इज़ ओल्डर, स्टेटमेंट नंबर 3 है ये अभी। अली इज़ ओल्डर देन सजाद।
अच्छा, अभी ये 3 स्टेटमेंट्स है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड इज डैश। लेट्स सपोज इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड विल बी डैश। आप लोगों ने ये बताना है कि तीसरा क्या होगा, क्या वो गलत होगा, क्या वो ठीक होगा, क्या वो इस एमसीक्यू के लिए रिलेटेड है या अनसर्टन है, मालूमात जो है वो नामुकम्मल है, या कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज़ अनसर्टन, यानी ये इसमें कोई शक है और गिवन डेटा की मदद से हम आंसर नहीं कर सकते। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन, या कोई भी ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट को गौर से देखें, अहमद इज़ ओल्डर देन अली। आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए इस तरह एक मैप बनाए कि अहमद, अगर मैं लेट सपोज उर्दू में लिखूं ताकि आप लोगों के लिए और भी क्लियर हो, ठीक है, अहमद बड़ा है अली से, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख देता हूँ कि अहमद इज़ ग्रेटर देन अली, ठीक है। फिर है सजाद इज़ ओल्डर देन अहमद, सजाद अहमद से भी बड़ा है, तो सजाद हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखूँगा मैं या यहाँ पर लिखेंगे ना, सजाद इज़ ग्रेटर देन अहमद। देखिए यहाँ पर ग्रेटर में लेफ़्ट की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर भी मैं ग्रेटर जो है वो लेफ़्ट ही की तरफ इसका जो निशान है वो यहाँ पर करूँगा, क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन में 2 इनइक्वलिटीज़ आएंगे तो दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज मस्ट बी द सेम। या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं लेस देन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा, फिर वो पूरा इक्वेशन का जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाता है। तो 2 हो गए कि सजाद ग्रेटर है अहमद से। फिर है स्टेटमेंट नंबर 3, अली इज़ ओल्डर देन सजाद, अली सजाद से बड़ा है। तो आप लोग खुद यहाँ देखें, अली छोटा है अहमद से, अहमद छोटा है सजाद से, तो ऑटोमेटिकली अली छोटा हो गया सजाद से। और हालांकि यहाँ पर लिखा है कि अली इज़ ओल्डर देन सजाद, तो ये जुमला बिल्कुल गलत आ गया। स्टेटमेंट जो हमने बनाया है मैप, उस मैप में ये 2 स्टेटमेंट तो ठीक है कि अहमद बड़ा है अली से, फिर सजाद बड़ा है अहमद से, लेकिन अली सजाद से बड़ा है, ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये गलत आ रहा है। तो यहाँ पर तीसरा सेंटेंस क्या है, गलत है, तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए फॉल्स में आ जाएगा। क्लियर है, 4 एमसीक्यू हो गए। चलिए एक और भी एमसीक्यू करते हैं ताकि आप लोगों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, क्योंकि मैं फिर ये डिफिनीशन और एमसीक्यू नंबर 1 मिटा रहा हूँ। आप लोग ऐसा करें कि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से गूगल में या किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी बुक्स में आप लोग एमसीक्यूज़ देंगे और उसको ख़ुद ट्राई करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5, ए इज़ द मदर ऑफ बी। लेट्स सपोज ए जो है वो बी की अम्मी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, बल्कि सिर्फ बी की नहीं, B and C। इफ़ D इज़ द हस्बैंड, अगर D हस्बैंड है ऑफ व्हाट C, इन दोनों में C का हस्बैंड है कौन, D, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ A to D, ए और डी के दरमियान रिलेशन आप लोगों ने बताना है। मैप ड्रा करेंगे आप लोग और उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है।
ऑप्शन नंबर 1 मदर। आप लोग शाबाश, ट्राई करें, आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर बी सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी आंट एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को हम उर्दू में क्या कहते हैं? सास कहते हैं। और सास को पश्तो में क्या कहते हैं? वो हमारे एक आलमी मुबल्लिग भी है, मौलाना तारिक जमील साहिब, वो एक बयान कर रहे थे, उसने कहा कि मदर इन लॉ ख्वाख है। तो ये भी मदर इन लॉ असल में ख्वाख है। आप लोग शाबाशी से MCQ को सॉल्व करें कि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर ट्राई कर लिया है तो ठीक है, अगर ट्राई नहीं किया तो यहाँ देखें, मैप बनाएंगे आप लोग। देखें, ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड सी। ए मदर है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए और ब्रैकेट में छोटा सा लिख दूंगा मदर है। मदर किन दो की? बी एंड सी। तो बी और सी ये ए की औलाद में से है, ठीक है। इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, अगर डी को हम यहाँ पर इंक्लूड करें जो कि हस्बैंड है किसका? सी का, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सी नेचर में क्या है? सी नेचर में लड़की है, ये गर्ल है, क्योंकि इसका हस्बैंड आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं सी का हस्बैंड यहाँ पर मैं इसके साथ लिख दूंगा कि ये इसका खावंद है, यानी हस्बैंड है किसका? सी का, ये हस्बैंड है। आप लोगों ने अभी ए और डी के दरमियान रिलेशन बताना है, ए और डी का रिलेशन। तो अभी आप लोग खुद बताएं कि लड़की का जो खावंद होता है वो उसकी अम्मी के लिए क्या होता है? दामाद होता है ना। तो ये जो दामाद है और ये उसकी क्या है? ये उसकी सास है, ख्वाखे तक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मदर इन लॉ आ जाएगा। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया है कि सर हमारी तो सास नहीं है, ख्वाखी निश्ता इंशाल्लाह रब उसी खैर दे दल तमदा से कसान नास दागी वो ख्वाखी निश्ता, ठीक है। अच्छा, एक और MCQ करते हैं, और MCQ नंबर 6। ये भी तकरीबन सेम नेचर का MCQ है जिस तरह मैंने 4 किया था, तो यहाँ पर और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट सपोज ये एक इंग्लिश का नाम है, केविन जोसेफ एंड निकोलस, ठीक है। ये एक 3 लड़के हैं और 3 ब्रदर्स, और तीनों आपस में भाई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स में लिखूंगा जिसके लिए मैंने फॉलोइंग का लफ्ज़ यूज़ कर लिया है। इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल ट्रू, which of them is the youngest? Which of them is the youngest? आप लोगों ने क्या करना है? 3 भाइयों में सबसे छोटा जो भाई है उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा, स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इसमें से आप लोगों ने सोचना होगा। पहला है केविन इज़ द ओल्डेस्ट। ये जो केविन है ये सबसे बड़ा भाई है। स्टेटमेंट नंबर 2, निकोलस इज़ नॉट द ओल्डेस्ट। इज़ नॉट द ओल्डेस्ट। निकोलस अगर ओल्डेस्ट नहीं है तो या तो सबसे छोटा होगा या दरमियानी होगा, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, जोसेफ इज़ नॉट द यंगेस्ट। जोसेफ इज़ नॉट द यंगेस्ट, और जोसेफ जो है ये सबसे छोटा भी नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर मौजूद है। अगर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस क्या होता है?
अगर कॉमन सेंस को हम डिफाइन करें, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, जो कि कॉमन नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कॉमन सेंस नहीं होता क्योंकि उसको यूज़ नहीं करते। और यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर वारंटी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों के जहनों पर वारंटी कार्ड, वो चिप कार्ड लगा है, चिप कार्ड को ओपन करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का जहन और भी काम शुरू करे। चले इसको शुरू करते हैं। शाबाश। आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपने ये पहले मैप ड्रा करे, मैप के बाद ये इजी हो जाएगा, ठीक है। केविन, जोसेफ एंड निकोलस, ये 3 भाई है। इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट, अगर तमाम बातें ठीक है तो सबसे छोटा भाई कौन सा होगा? पहला, केविन इज़ द ओल्डेस्ट, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि एक है केविन, ठीक है। चले ऐसा करते हैं, शॉर्टकट हम यूज़ कर लेंगे, इनके नेम के जो फर्स्ट लेटर्स है सिर्फ वही हम लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता। एक है के, एक है एन और एक है जे, इन तीनों को, ठीक है। केविन इज़ द ओल्डेस्ट, के सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूंगा कि के इज़ ग्रेटर देन, अभी के ग्रेटर देन है। निकोलस इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, निकोलस सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, अगर ओल्डेस्ट नहीं है, अच्छा। जोसेफ इज़ नॉट द यंगेस्ट, यंगेस्ट, जोसेफ यंगेस्ट भी नहीं है, अच्छा। जोसेफ अगर यंगेस्ट नहीं है और ये ओल्डेस्ट है तो मतलब ये है कि जोसेफ दरमियान में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जोसेफ आ गया, ठीक है, तो जाहिरी बात है 2 भाई जब यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर निकोलस आ जाएगा। और स्टेटमेंट नंबर 2 भी यही बात हमें रिपीट कर रहा है कि निकोलस इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, निकोलस ओल्डेस्ट नहीं है। फिर ये भी लिखा है कि जो यहाँ पर केविन है ये ओल्डेस्ट है, तो ये भी अपनी पोजीशन पर आ गया। और यहाँ पर लिखा है जोसेफ इज़ नॉट द यंगेस्ट, जोसेफ यंगेस्ट भी नहीं है, तो ये दरमियान में आ गया है। अभी आप लोग खुद बता दें, शाबाश। इस स्टेटमेंट को देखे सबसे यंगेस्ट कौन सा हो गया? यहाँ पर है निकोलस। तो यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस भी है, ठीक है। ऑप्शंस में सबसे पहला जोसेफ है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर केविन है, ऑप्शन नंबर सी में निकोलस है और ऑप्शन नंबर डी में फिर नान था। तो यहाँ पर जिस तरह निकोलस हमारा बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।